दोस्तों ये तस्वीर आप सभी ने देखी ही होगी। इस तस्वीर ने पूरे भारत देश को झकझोर कर रख दिया था। सभी भारतवासी इस बात से दुखी थे कि हमारा महत्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान 2 सक्सेस होता होता रह गया। 6 सितंबर 2019 का वो समय जब हमारे चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर और रोवर हमारी चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला था। इसके लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने पूरी कमर कस ली थी, लेकिन आखिरी मोमेंट पर चांद से 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर हमारा विक्रम लैंडर से संपर्क टूट गया और इसी के साथ ही हमारा विक्रम लैंडर चांद की सतह पर क्रैश लैंड हुआ। इस घटना से न ही सिर्फ इसरो के वैज्ञानिक बल्कि पूरा भारत देश मायूस हो गया था। लेकिन एक बार फिर से बड़े जज्बे और कड़ी मेहनत के बाद इसरो के वैज्ञानिकों ने ठीक 4 साल के बाद यानी कि 2023 में चंद्रयान 3 लॉन्च करने की तैयारी कर ली। दोस्तों चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 में दोपहर ठीक 2:35 पर आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर से LV-M3M4 रॉकेट की मदद से सक्सेसफुली लॉन्च किया। दरअसल LV-M3M4 रॉकेट काफी हैवी पेलोड को स्पेस में लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसके कुछ टाइम बाद चंद्रयान 3 के पेलोड को धरती के लो अर्थ ऑर्बिट में ले जाकर इसे रॉकेट से सेपरेट कर लिया गया और इसे अर्थ की ऑर्बिट में सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया। और ऐसा करके इसरो ने एक बार फिर से पूरी दुनिया में इतिहास रच डाला। चंद्रयान 3 मिशन को 615 करोड़ के काफी कम बजट में लॉन्च किया गया। इस बार चंद्रयान 3 में 3 एलिमेंट्स को ऐड किया गया है, जो कि है प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर और रोवर। इस बार इस मिशन में ऑर्बिटर को ऐड नहीं किया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर, जो कि दुनिया का सबसे एडवांस ऑर्बिटर है, वो सही सलामत मौजूद है और हमारे मून को भी ऑर्बिट लगातार कर रहा है। चंद्रयान 3 मिशन का मेन मकसद लैंडर और रोवर को मून की सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाना और साथ ही रोवर को मून की सरफेस पर चलाना है। दोस्तों चंद्रयान 3 को अर्थ के इलिप्टिकल यानी कि अंडाकार ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा, जिससे कि ये अर्थ के चारों ओर ऑर्बिट करके अपनी 5 साइकिल पूरी करेगा और धीरे धीरे करके अर्थ से अपनी दूरी को इंक्रीज करेगा। ऐसे में जब चंद्रयान 3 अपने 6th साइकिल पर पहुंचेगा तो अर्थ की ग्रेविटी का इस्तेमाल करके और इसके थ्रस्टर्स को ऑन करके इसे मून की तरफ पुश कर दिया जाएगा, जिसके बाद चंद्रयान 3 हमारे अर्थ को छोड़कर मून की जर्नी पर सीधा निकल जाएगा। जिसके बाद चंद्रयान 3 अर्थ से 3,84,400 किलोमीटर के डिस्टेंस ट्रेवल करके मून की ऑर्बिट तक पहुंचेगा। ऐसे में चंद्रयान 3 के चांद की ऑर्बिट में सक्सेसफुली स्थापित हो जाने के बाद ये मून को कई साइकिल में ऑर्बिट करना शुरू कर देगा, जिससे कि धीरे धीरे करके चंद्रयान 3 को मून की सरफेस की ओर ले जाया जाएगा। ऐसे में जब चंद्रयान 3 मून के 100 किलोमीटर के ऑर्बिट में पहुंच जाएगा, तब इसरो चंद्रयान 3 में लगे प्रोपल्शन मॉड्यूल को उससे अलग कर देगा, जिससे कि प्रोपल्शन मॉड्यूल मून के 100 किलोमीटर की ऑर्बिट में उसका लगातार चक्कर लगाता रहेगा और वहीं चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर अपनी ऑर्बिट को कम करते हुए मून की सरफेस की ओर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए आगे बढ़ेगा। तो यहीं से ही इसरो के लिए सबसे बड़ा चैलेंज शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसी पॉइंट से ही चंद्रयान 3 की मून की सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग की प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी। ऐसे में छोटी सी भी गलती किसी भी स्पेसक्राफ्ट को क्रैश लैंड करवा सकती है, क्योंकि मून का खुद का कोई स्ट्रॉन्ग एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए मून के सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाना काफी ज्यादा चैलेंजिंग है। हालांकि इस बार भी चंद्रयान 3 को मून के साउथ पोल पर लैंड करवाया जा रहा है। चंद्रयान 3 की मून के साउथ पोल की तरफ सॉफ्ट लैंडिंग 23 अगस्त 2023 को शाम 5:47 पर तय की गई है। दोस्तों मून का साउथ पोल वही जगह है जहाँ पर साल 2008 में इसरो के चंद्रयान 1 मिशन ने पानी की खोज की थी। ऐसे में इसरो समेत दुनिया भर के वैज्ञानिकों का मानना है कि मून के नॉर्थ पोल के मुकाबले में इसके साउथ पोल पर सबसे ज्यादा पानी मौजूद है, जो कि मून के क्रेटर्स के बीच में ड्राई आइस के फॉर्म में मौजूद है। और साथ ही वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि मून की सरफेस पर काफी सारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स और मिनरल्स के मौजूद होने की संभावना है, जिनको खोजा जाना अभी बाकी है। और इसके अलावा मून का साउथ पोल काफी ज्यादा मिस्टीरियस भी है और यही कुछ रीजन
मिशंस है जो कि दुनिया भर के वैज्ञानिकों को मून के साउथ पोल को एक्सप्लोर करने के लिए क्यूरियोसिटी पैदा करता है। हालांकि इस बार चंद्रयान 2 वाली गलती ना हो, इसके लिए चंद्रयान 3 को पहले से भी काफी ज्यादा इम्प्रूव किया गया है। इस बार चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 से भी काफी ज्यादा मजबूत बना है और इसके लेग्स को भी काफी ज्यादा मजबूत बनाया गया है। और वहीं चंद्रयान 2 से सीख लेते हुए इसरो ने चंद्रयान 3 में कम्युनिकेशन सिस्टम को भी काफी ज्यादा इम्प्रूव किया है और इसके लिए इसरो ने इसमें वेल इम्प्रूव्ड एंटीनास का इस्तेमाल किया है। और इसके अलावा इसमें पहले से भी ज्यादा एडवांस सेंसर्स और 2 कैमरास का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी हेल्प से इसके लैंडिंग कंडीशन को मेक श्योर करके इसे सेफली मून के सरफेस पर सॉफ्ट लैंड करवाया जाएगा। और साथ ही इसमें इम्प्रूव्ड थर्मल सिस्टम का भी इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, स्पेस में टेम्परेचर कई जगह पर तो -200 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है और मून पर भी टेम्परेचर इसी के ही आसपास रहता है, जिससे कि स्पेसक्राफ्ट के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स खराब हो सकते हैं। ऐसे में ये टेक्नोलॉजी किसी भी स्पेसक्राफ्ट के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है ताकि वो लगातार काम करता रहे। और इन्हीं रीजंस की वजह से हमारे चंद्रयान 3 से कनेक्शन लॉस्ट होने व इसके क्रैश लैंडिंग होने की संभावना लगभग ना के बराबर हो जाती है। ऐसे में इसरो चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को उसके तय किए गए लैंडिंग साइट पर सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग करवा लेता है तो ये उसके बाद से ही अपने सोलर पैनल का इस्तेमाल करते हुए सूरज की रोशनी की मदद से काम करना शुरू कर देगा, जिसके कुछ टाइम बाद इसके रोवर को भी लैंडर से बाहर निकाला जाएगा। जिसके बाद ये सोलर पैनल की हेल्प से सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके मून के सरफेस पर चलना शुरू कर देगा। जिसके बाद ये मून पर कई साइंटिफिक रिसर्च करेगा। प्रज्ञान रोवर अपने आगे लगे काफी इम्पोर्टेंट सेंसर की मदद से मून के सॉइल स्ट्रक्चर पर एनालिसिस करेगा और ये पता लगाने की कोशिश करेगा कि हमारा मून एक्चुअल तौर पर बना कैसे है। और इससे हम प्रैक्टिकली तौर पर ये भी पता कर सकते हैं कि आखिर हमारी धरती की क्रिएशन कैसे हुई है। और इसके अलावा रोवर मून पर कई रेयर अर्थ एलिमेंट्स और गैसेस का पता लगाएगा, जिसमें से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हीलियम 3। हीलियम 3 एक ऐसी गैस है, अगर हम इंसानों को ये मिल जाती है तो कई हजारों वर्षों तक हमारी पूरी धरती के लोगों के लिए अनलिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है। और साथ ही इसे फ्यूल के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि इस गैस की कम मात्रा में ही ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा सकता है। हालांकि ये हमारी धरती पर बेहद ही कम यानी कि ना के बराबर है, लेकिन वैज्ञानिकों के मुताबिक ये मून के सरफेस पर काफी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, जो कि हमारी अर्थ की एनर्जी को फुलफिल कर सकते हैं। और यदि हमारे चंद्रयान 3 का रोवर हीलियम 3 और अन्य कई रेयर अर्थ एलिमेंट्स व गैसेस का पता लगा लेता है तो ये हमारे भारत के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी खोज होगी। और इतना ही नहीं, हमारा रोवर मून के साउथ पोल पर वाटर मॉलिक्यूल्स का भी पता लगाएगा और साथ ही उस पर स्टडी करके ये भी जानने की कोशिश करेगा कि आखिर वाटर मून के सरफेस पर कितनी मात्रा और किस फॉर्म में मौजूद है और हम इंसान इस वाटर को अपने लिए किस तरह से इस्तेमाल में ले सकते हैं। और अगर हमारा रोवर ये पता लगाने में कामयाब हो जाता है तो हम इंसान फ्यूचर में मून के ऊपर इंसानी बस्तियां बसा सकते हैं। और इतना ही नहीं, हमारा लैंडर भी अपनी लैंडिंग साइट पर मौजूद रहते हुए मून के एटमॉस्फेयर का पता लगाएगा और उसकी स्टडी करेगा। वैसे तो हमारी मून पर किसी भी तरह का एटमॉस्फेयर मौजूद नहीं है, लेकिन साइंटिस्टों की रिसेंट स्टडी में ये पता चला है कि हमारे मून पर 10 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक छोटे छोटे चार्ज पार्टिकल का एक आइनोस्फेयर मौजूद है। ऐसे में हमारा लैंडर अपने चेस्ट और राम्बा जैसे सेंसर्स की मदद से ये पता लगाने की कोशिश करेगा कि आखिर इसका पतला एटमॉस्फेयर मौजूद क्यों है। और इसके अलावा लैंडर पर लगा इल्सा सेंसर मून के अर्थक्वेक्स का पता लगाएगा और उसके ओरिजिन व रीडिंग्स की स्टडी करेगा। और साथ ही अपनी एलपी सेंसर की मदद से सन से आने वाले यूवी रेज का पता लगाएगा और ये भी पता लगाने की कोशिश करेगा कि सन की यूवी रेज मून पर कितनी मात्रा में आ रही हैं और ये मून को किस तरह से इफेक्ट कर रही हैं। और इतना ही नहीं, हमारी चंद्रयान 3 मिशन में भेजा गया प्रोपल्शन मॉड्यूल जो किसी सैटेलाइट की तरह हमारी मून को ऑर्बिट कर रहा होगा, उसमें भी एक शेप नाम का इंस्ट्रूमेंट लगाया गया है। ये इंस्ट्रूमेंट अंतरिक्ष में हमारी अर्थ की तरह ही दिखने वाले एक्सोप्लैनेट्स की खोज करेगा और उनकी डिटेल स्टडी करेगा। और इसी के साथ ही ये मून की सरफेस पर मौजूद लैंडर और रोवर का डेटा अर्थ पर इसरो के इंडिया डीप स्पेस नेटवर्क के एंटीनास की ओर भेजेगा। ये इसरो का सबसे बड़ा कदम है, क्योंकि हमारे मिशन का डेटा सीधा हमारे इंडिया में ही आएगा। हालांकि दोस्तों, ये भी मैं आपको बता दूं कि इसरो ने अपना चंद्रयान 3 मिशन मून की सरफेस पर सिर्फ 14 दिनों
के लिए ही मून की डिटेल स्टडी और रिसर्च करने के लिए भेजा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी भी मिशन को लगातार जारी रखने के लिए उनके साइंटिफिक इक्विपमेंट्स को लगातार चार्ज होते रहना जरूरी होता है। ऐसे में मून पर धरती के 14 दिनों के लिए दिन और इतने ही दिनों के लिए रात होती है। ऐसे में हमारा लैंडर और रोवर सिर्फ 14 दिनों तक ही काम कर पाएगा और जैसे ही मून पर 14 दिनों की रात शुरू हो जाएगी तो इनकी बैटरी चार्ज होना बंद हो जाएगी, जिससे कि ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे। और वही रात के समय में मून के साउथ पोल का टेम्परेचर -230 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है और ये टेम्परेचर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को खराब करने के लिए काफी है। ये भी एक कारण है कि ये मिशन सिर्फ 14 दिनों तक ही काम करेगा। लेकिन अगर सब कुछ सही रहा और मून के 14 दिनों की रात के बाद अगले लूनर डे में इनके कंपोनेंट्स सुरक्षित बचे रहे तो हमारे लैंडर और रोवर से दोबारा संपर्क किया जा सकेगा, जिससे कि हमारा मिशन 14 दिन और एक्सपेंड भी हो सकता है। हालांकि इसकी संभावना नाम मात्र ही है। ऐसे में इसरो अपने चंद्रयान 3 मिशन के तहत अपने लैंडर और रोवर को मून के सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाने में सक्सेस हासिल कर लेता है तो हमारा भारत अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन जाएगा। और चंद्रयान 3 मिशन के सक्सेस के बाद इसरो अपने आगे आने वाले बड़े मिशन जैसे कि मंगलयान 2 और गगनयान को भी और भी एक्यूरेसी और स्टेबिलिटी के साथ लॉन्च कर सकता है। और साथ ही इसरो भविष्य में अपने गगनयान मिशन के तहत मून पर इंसानों को भी भेज सकता है। ऐसे में चंद्रयान 3 से आया डेटा पूरी मानव जाति के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण डेटा होगा, जिससे कि पूरी दुनिया की नजर इसरो पे होगी। ऐसे में इस मिशन के सक्सेस के बाद इसरो को दुनिया से कई बड़ी डील्स और ऑफर्स भी मिल सकते हैं। ऐसे में इसरो ऐसे ही पूरी दुनिया में भारत का नाम ऊंचा करता रहेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का ये एपिसोड आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए आप हमारे नए चैनल साइंस टीवी इंडिया को। तो फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।